हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 20 यानी कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 के बारे में। ये तीन तरह के प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। तीन तरह के आपको संरक्षण मिले हुए हैं। कौन कौन सा है? कार्योत्तर विधि, दोहरे दंड एवं आत्म अभिशंसन। अब ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये आपका प्री और मेंस दोनों में पूछा जाने वाला ये आर्टिकल है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों में से कोई सा भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना होगा विद केस लो। तो मैं केस लो के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, बने रहिए एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अब आर्टिकल 20 पे तो हम बात करने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले के लेक्चर यानी आर्टिकल 19 तक के डिटेल्ड लेक्चर यदि आपने नहीं देखे तो मेरे चैनल पे देख सकते हो। वहाँ पे डिटेल में पूरा केस लॉ के साथ बताया गया है। कंटिन्यूसली पूरे लेक्चर यहाँ पे अपलोडेड है। अब एक होमवर्क है आपको जो मुझे करके बताना है, यानी कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ज़्यादा नहीं, बड़ा नहीं, छोटा सा है। एक होता है कैचअप रूल। ठीक, कैचअप रूल तो आपको पता होगा, यदि नहीं पता है तो लेक्चर देखोगे समझ में आएगा। अब कैचअप रूल किस आर्टिकल के तहत बताया गया था और कैचअप रूल का प्रतिपादन किस केस के तहत हुआ था, यानी कि कैचअप रूल जो लाया गया था वो किस केस के माध्यम से लाया गया था, ये मुझे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इतना छोटा सा होमवर्क है, यदि आप करना चाहें, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। अब आर्टिकल 20 की बात करें तो आर्टिकल जो 20 है वो तीन भागों में डिवाइडेड है। तीन भागों में कैसे डिवाइडेड है? इसमें तीन क्लॉज दिए हुए हैं, फर्स्ट क्लॉज, सेकंड और थर्ड। अब तीनों के अलग अलग कहानी बताती है। तीनों की जो कहानी है वो तीनों की कहानी अलग अलग है। पहला कहता है कार्योत्तर विधि से संरक्षण, यानी एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी कि जो कार्य आपने किया, यानी अगर कोई कार्य किया और वह कार्य कैसा है, वो अपराध है, तो उस अपराध को करते समय जो कानून में दंड लिखा हुआ है उसी दंड से आपको दंडित किया जाएगा। और यह सिर्फ क्रिमिनल लॉ पे ही अप्लाई होता है, सिविल में अप्लाई नहीं होगा। यानी कि जब आपने कार्य किया उस टाइम पे अगर वह कार्य अपराध था, अपराध घोषित था कानून में, तो आपको दंड मिलेगा और जो दंड उसमें लिखा हुआ है उसी दंड से दंडित किया जाएगा। ना कि ऐसा नहीं है कि आपने 2 तारीख को क्या किया, अपराध किया, और 2 तारीख को कानून में 2 वर्ष की सज़ा थी उस कार्य के लिए। अब जब आपने कार्य कर दिया उसके बाद 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन, 10 साल बाद, जितने भी है, यानी आपका केस अभी चल रहा है। अब जब जजमेंट के टाइम आया तो जजमेंट के टाइम पे उस अवधि को बढ़ा दिया गया, 5 साल कर दिया गया। तो आपको ये नहीं 5 साल का दंड नहीं दिया जाएगा। 5 साल के हिसाब से आपको दंड किस हिसाब से नहीं मिलेगा, कार्य करते समय उसमें पनिशमेंट कितनी थी। 2 वर्ष थी तो 2 वर्ष मिलेगा आपको पनिशमेंट, 2 वर्ष के हिसाब से। तो ये कहता है कार्योत्तर विधि से संरक्षण, यानी एक्स पोस्ट फैक्टो। सेकंड क्लॉज कहता है दोहरे दंड से संरक्षण, यानी कि डबल जियोपार्डी, इसको बोला जाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। अब इसका मतलब क्या होता है? आपने एक बार अपराध किया, यानी कि क्या किया, आप बाजार में गए, ठीक है, अब जाते जाते आपने बी नाम का व्यक्ति था, उससे लड़ाई झगड़ा कर लिया, उसको 3-4 चाटे उसको मारे, तब उसको तो हर्ट कॉज हुआ। हर्ट कॉज हुआ तो 323 लग जाएगी। 323 के लिए आपको एक ही बार दंड मिलेगा ना, यानी कि आपने तो किसको, अब भले ही इसको 10 चाटे मारे हो, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि एक बार एक चाटे के लिए पहले दंड मिलेगा फिर उसके बाद दूसरे चाटे के लिए, ऐसा नहीं है। आपने उसको मारा है तो एक ही समव्यवहार है ना, यानी कि एक ही समव्यवहार में आपने जो कार्य किया है उसके लिए आपको एक ही बार दंड मिलेगा। वो कहलाता है ये डबल जियोपार्डी से संरक्षण, यानी कि अगर आपने एक बार अपराध किया है तो एक ही बार दंड मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। तीसरा क्लॉज कहता है आपका आत्म अभिशंसन से संरक्षण, यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब आपको अगर आपने अपराध किया भी है ना, तो आपको क्या बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप साबित करो, यानी सबूत दो, या फिर आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप क्या करो, इस यहाँ पे कबूल करो कि आपने ऐसा अपराध किया है, यानी कि आपको बाध्य नहीं किया जाएगा किसी भी चीज़ के लिए।
ये साबित करने का भार किस पे के ऊपर है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है ना। जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता तो जो अभियुक्त होता है वो कैसा माना जाता है? वो इनोसेंट माना जाता है। तो साबित करने का भार किसका हुआ? प्रोसिक्यूशन का हुआ। तो प्रोसिक्यूशन यानी कि जो पुलिस है ना, पुलिस अगर आपको पकड़ती है तो आपको बाध्य नहीं कर सकती कि आप कबूल करो। तो ये कहलाता है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। ये तो छोटी सी बात हो गई, यही अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब डिटेल में डिस्कस करने के लिए सबसे पहला आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 1। अब आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में देखोगे तो बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है? तो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन आरोपित की जा सकती है। अब क्या होता है कि आपने क्या किया, एक अपराध कर दिया, कोई ऐसा कार्य किया जिसके लिए जिस टाइम पे आपने कार्य किया उस टाइम पे वो अपराध नहीं था। अगर वह अपराध नहीं था तो आपको सज़ा बाद में नहीं मिलेगी, यानी कि अगर उस कार्य को बाद में अपराध घोषित कर दिया गया तो बाद के लिए फिर सज़ा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो कार्य आपने किया था उस टाइम पे कोई ऐसी विधि प्रवृत्त नहीं थी कि उसका अतिक्रमण किया जाए। जब विधि ही नहीं थी तो उसका अतिक्रमण कैसे होगा और आपको सज़ा क्यों मिलेगी? तो वही चीज़ कहता है कि यदि आप क्या है अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा, यानी कि तब तक दंडित नहीं किया जाएगा किसी व्यक्ति को जब तक कि जो उसने कार्य किया है उसके लिए कोई आरोप यहाँ पे अपराध के रूप में आरोपित हो। यानी कि अगर पार्लियामेंट है, जो संसद है, अगर उसने कोई ऐसा कानून ही नहीं बनाया तो आपको सज़ा क्यों मिलेगी उस कार्य के लिए? और अगर कानून में बना भी है, ठीक है, अगर बना भी है कानून तो आपको सज़ा उतनी ही मिलेगी जितना उस कानून में लिखा हुआ है। अगर बाद में बढ़ जाती है वो सज़ा तो बढ़े हुए सज़ा के कारण सज़ा से आपको दंडित नहीं किया जाएगा। जितनी सज़ा उस टाइम पे थी, जिस टाइम आपने कार्य किया था उस टाइम पे, उसके हिसाब से यहाँ पे पनिशमेंट आपको मिलेगी। यानी कि उससे अधिक की शास्ति का भागी नहीं होगा का मतलब क्या है कि आपको उससे अधिक की पेनाल्टी नहीं मिलेगी, पेनाल्टी नहीं दी जाएगी, यानी सज़ा नहीं दी जाएगी। किससे ज़्यादा? जितना कि आपने जिस टाइम आप कार्य किया था उस टाइम पे उसमें सज़ा लिखी हुई है। अगर जैसे मान लीजिए आज चोरी करते हो आप, तो चोरी के लिए 379 लगता है। 379 में कितने वर्ष? 3 वर्ष की सज़ा है, ठीक है। अगर आपने आज अपराध किया और आज के बाद क्या हुआ, 10 दिन बाद पार्लियामेंट में इस सज़ा को बढ़ा दिया, इसको 4 साल कर दिया, तो जब जजमेंट आएगा तो आपको 3 साल के अनुसार सज़ा मिलेगी, ना कि 4 साल के अनुसार। क्यों? क्योंकि जब आपने चोरी की उस टाइम पे सज़ा कितनी थी? 3 साल ही थी। तो उससे ज़्यादा बाद में बढ़ाया ना, तो बाद के लिए यही तो प्रोटेक्शन है आपको। तो वही चीज़ यहाँ पे बताता है एक्स पोस्ट फैक्टो के बारे में, ठीक है। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल के रूप में केस लॉ लेके आया हूँ। केस लॉ देखिए, इसमें क्या होता है, एक केस है मोहनलाल बनाम राजस्थान राज्य, ये 2015 का मामला है। ये चोरी का मामला ही था। अब इसमें क्या होता है, एक NDPS एक्ट है, ठीक है, नारकोटिक ड्रग साइको, ठीक है, सब्सटेंस वाला। अब यहाँ पे क्या होता है, एक चौकीदार होता है। चौकीदार क्या करता है, अब जाता है जहाँ पे चौकीदारी करता है, रात में स्वापक औषधि और मनह पदार्थ अधिनियम की धारा 18, ठीक है, सेक्शन 18 NDPS एक्ट और सेक्शन 388 IPC, ये 2 सेक्शन उस पर लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, जहाँ पे उसको चौकीदारी का काम मिला था, जो चौकीदार था ना, उसने वहीं से माल खाने से क्या कर लिया, कुछ सामान चोरी कर लिया। सामान क्या चोरी किया? 10 किलोग्राम और 420 ग्राम अफीम उसने चुराई, और साथ ही साथ अन्य जो भी वस्तुएं थी वहाँ पे कुछ चीज़ें और चुराई। तो अब क्या होता है, अब जब इसका केस चला तो केस में इसको सज़ा हो गई, यानी कि कन्विक्शन कर दिया गया, दोषसिद्धि कर दी गई। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया था, चोरी की थी। अब जब इसको सज़ा हो गई तो इसने क्या किया, हाई कोर्ट में अपील की। जब हाई कोर्ट में अपील हुई तो अपील में इसने तर्क क्या लिया गया, तर्क ये लिया गया कि जब इसने क्या किया था, चोरी की थी। चोरी कब की थी? 12 यानी कि 12-13 दिसंबर
ये रात को चोरी की थी, तो 12 और 13 के बीच में रात को इसने चोरी की। अब जो एनडीपीएस एक्ट था, एनडीपीएस एक्ट कब लागू हुआ था? 14 दिसंबर को, ठीक है। 12-13 के बीच में इसने चोरी की। अब 14 तारीख को क्या हुआ कि यहाँ पे एनडीपीएस एक्ट लागू हुआ और यही धारा इस पर लगा दी गई। अब इसका तर्क क्या था कि इसने अगर 12-13 के बीच में चोरी की है तो इस टाइम पे तो ये अपराध था ही नहीं, यानी कि इस एक्ट के तहत तो उसको सज़ा दी ही नहीं जा सकती एनडीपीएस एक्ट के तहत। तो इसने जब हाई कोर्ट में अपील की तो हाई कोर्ट क्या कहता है? हाई कोर्ट कहता है कि जब आपसे जब्ती बनी थी ना, जब्ती कब बनी थी? 14 तारीख के बाद की बनी थी ना, 14 तारीख को बनी थी। तो जब्ती जब बनाई गई थी तब यह क्या हुआ था, जो अफीम वगैरह थी, जो अन्य वस्तुएं आपने चुराई, वो आपके कब्जे में थी। इसलिए आपको यहाँ पे एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 के तहत भी सज़ा मिलेगी। यानी कि आपने कार्य कब किया था? 12-13 दिसंबर को किया, 12 और 13 के बीच में। लेकिन जब जब्ती बनाई, जो आपसे जो सामान जब्त हुआ था वो कब हुआ था? 14 के बाद ही तो हुआ था, 14 या उसके बाद उससे जब्ती बनी थी। तो जब जब्ती बनी थी तब जो वस्तुएं थी वो आप ही के कब्जे में थी। जब आपके कब्जे में थी तो आपके ऊपर ये धारा लगाई जा सकती है। अब सेम चीज़ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला इसी केस में। तो हाई कोर्ट के जो उसने कंफर्म किया, यानी जो सेंटेंस बोला उसी को यहाँ पे कंफर्मेशन कर दी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यानी कि जो यहाँ पे याचिका करता था ना, उसकी याचिका खारिज कर दी गई, अपील खारिज कर दी गई और कहा गया कि अगर प्रतिबंधित वस्तु आपके कब्जे में ही थी 14 दिसंबर को, तो आपके ऊपर तो ये धारा लगाई जा सकती है। और अब इनको क्या किया गया? दोषी ठहराया गया था। यह है एक केस मोहनलाल का। अब कुछ केस लो है, जैसे अब यहाँ पे क्या होता है कि अपराध किए जाने समय अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है। ये बेरेक्ट में पढ़ा था ना कि उससे अधिक की शास्ति नहीं मिलेगी। यानी कि जब आपने अपराध किया, जो दंड उस टाइम पे था उसी दंड से दंडित किया जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि अगर आपने जो कार्य किया था उसके लिए सज़ा कितनी है? 5 साल, ठीक है। आपने 4 तारीख को यहाँ पे क्या किया? आपने चोरी की, चोरी के लिए सज़ा कितनी थी? 5 साल थी मान लीजिए। अब जब आप ट्रायल चला, ट्रायल में तो टाइम लगता है, जब ट्रायल चला तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहीं ट्रायल के बीच में ही इसको कम कर दिया गया। यानी कि जो 5 साल की सज़ा थी इसको 3 साल कर दिया गया। तो क्या इसको 5 साल के हिसाब से मिलेगी सज़ा की या 3 साल वाले के हिसाब से? तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसको अगर लाभ हो रहा है ना अभियुक्त को, तो लाभ का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। लाभकारी प्रावधान है, यानी कि अधिक दंड नहीं दिया जा सकता, बढ़ा हुआ दंड। लेकिन अगर संसद ने कम कर दिया दंड तो उस कम किए हुए दंड का लाभ उठा सकता है वो। तो जैसे यहाँ पे केस आता है टी बराय बनाम हेनरी आहो, आहो अलग अलग है, ठीक है, आ और हो। 1983 का मामला था जिसमें खाद्य अपमिश्रण के बारे में था, यानी कि जो मिलावट वाला। अब खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 16(1) का के अधीन 1975 में क्या किया गया था? इसको कारावास की सज़ा सुनाई गई। जब अभियुक्त था उसको कारावास की सज़ा सुनाई गई। अब इसमें क्या हुआ? सज़ा कितनी थी 1975 में? आजीवन कारावास तक की सज़ा थी। जब इसको सज़ा सुना दी गई उसके बाद 1976 में संशोधन कर दिया गया उस धारा में। कौन सी धारा में? 16(1) का में। अब इसमें दंड कितना कर दिया गया? 3 वर्ष कर दिया गया। यानी जहां आजीवन कारावास था उसको 3 वर्ष कर दिया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो यहाँ पे 3 वर्ष किया गया ना, उसका फ़ायदा उसको अभियुक्त को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अभियुक्त को इसका फ़ायदा मिला। यानी कि अगर कम हो रहा है सज़ा तो सज़ा कम वाले के हिसाब से मिलेगी। अगर बढ़ा देती है संसद सज़ा को तो बढ़े हुए दंड से नहीं मिलेगा, जो दंड वही दंड मिलेगा जो कार्य करते समय संसद ने बनाया हुआ था, कानून में लिखा हुआ था। तो यहाँ पे 3 वर्ष का उसको पनिशमेंट दिया गया फिर कम करके। अब आता है दूसरा केस, आता है रतनलाल बनाम पंजाब राज्य। अब रतनलाल बनाम पंजाब राज्य में क्या हुआ कि एक 16 वर्ष से लड़का था, यानी कि 16 वर्ष का एक लड़का था और उसके ऊपर चार्ज क्या लगा था, यानी एलिगेशन क्या लगाया गया था कि वो एक घर में प्रवेश करता है, यानी अनाधिकार प्रवेश करता है, उसको कोई अधिकार नहीं था प्रवेश करने का और वो प्रवेश कर जाता है। और वहाँ पे एक 7 वर्ष की बालिका रहती है, उसका सील भंग करता है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है। तो वहाँ पे उसका अभियोग चलाया गया जिसमें उसको कितनी 6 महीने के कठोर कारावास की सज़ा हुई और जुर्माने का दंड सुनाया गया, ठीक है। जुर्माना की सज़ा हुई और कठोर कारावास जो 6 महीने तक का था।
अब इसके बाद जब इसको सज़ा हो गई तो उसके बाद एक एक्ट आता है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में क्या होता था, इसमें बताया गया कि जो 21 वर्ष से कम आयु के बालक हैं अगर वो अपराध करते हैं तो उनके बारे में एक विचार किया जाता था कि इनको कम से कम सज़ा दें और नहीं देना है इनको सज़ा, ऐसा है सुधार के रूप में इनको सुधारा जाए। अब जब इस प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट पारित हो गया तो इसके लिए यहाँ पे जो अभियुक्त था उसकी ओर से लग गया केस कि इसको सज़ा को कम किया जाए, क्योंकि वो 21 वर्ष से कम का था। यहाँ पे तो लड़का कितने का था, 16 वर्ष का था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दंड कम किया गया है ना, यानी कि 21 वर्ष से कम आयु वाला जो प्रावधान किया गया था उसका लाभ अभियुक्त को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे जो कार्योत्तर विधि से संरक्षण का मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे अपराध में यानी अतः अभियुक्त जो है कार्योत्तर विधियों के लाभकारी उपबंध का सदैव फायदा उठा सकता है, सदैव लाभ उठा सकता है। ये होता है कार्योत्तर विधि। नेक्स्ट क्लॉज की बात करें तो नेक्स्ट क्लॉज क्या कहता है, आपका आता है अनुच्छेद 20(2). अनुच्छेद 20(2) क्या कहता है, एक्ट में देखें तो किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। इसमें दो चीज़ें हैं, अभियोजित भी कहता है और साथ ही साथ दंडित भी। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को, ये नाम का व्यक्ति है, अगर इसको कोई अपराध किया और उस अपराध के लिए इसका एक बार ट्रायल चला, ठीक है, ट्रायल चला उसके बाद इसको दंड भी दिया गया, ठीक है, दोष मुक्ति की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे दंड की बात करता है। यानी उसको एक बार उसका ट्रायल चला और दंड भी मिल चुका है तो फिर से उसी व्यक्ति को उसी अपराध के लिए ना तो प्रोसिक्यूट किया जाएगा ना ही दंडित किया जाएगा, दोनों नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपको संरक्षण मिलता है 20(2) में। अब इसमें एक मैगजीम है, मैगजीम क्या है, नेमो डेविड विस बैक्सेरी, ये प्री में पूछा जाता है। प्री में क्या पूछा जाता है कि डबल जियोपार्डी से संबंधित मैगजीम कौन सी है, या फिर ये मैगजीम दे देगा, इसका मतलब पूछ लेगा, नेमो डेविड विस बैक्सेरी। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक अपराध के लिए 2 बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, इसका मतलब ये होता है। यानी कि कोई व्यक्ति 2 बार दंडित कैसे हो सकता है, अगर एक बार उसको दंडित किया जा चुका है तो दोबारा उसको उसी कार्य के लिए दंड नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि उसका कोई अलग ऑफेंस बनता था, यानी कि अपराध उसने क्या किया है, कार्य एक ही किया है और लेकिन उस कार्य से 2 अपराध बने हैं और दोनों के क्या है, इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हैं। तो दोनों के अगर तत्व अलग अलग हैं अपराध के तो दोनों का अलग अलग ट्रायल तो चल सकता है। अगर एक दंड दिया चुका है तो दूसरे का भी तो दिया जा सकता है। तो इसी के लिए कुछ केस लॉ भी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब इसका क्या होता है, जो 20(2) है उसके संरक्षण के लिए 3 आवश्यक शर्तें हैं। अब 3 आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं, अब ये देखते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो आप ये आर्टिकल पढ़ रहे हो, आर्टिकल 20 क्लॉज 2, इसके साथ आपको धारा 300 दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC का भी यहाँ पे रिलेट करते हुए पढ़ना है, क्योंकि इसी तरह का प्रोविज़न वहाँ पे भी है। वहाँ पे 2 चीज़ बताता है, यहाँ पे सिर्फ दंडित करने के बारे में बताता है कि अगर एक बार दंडित किया जा चुका है तब दोबारा नहीं यहाँ प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। लेकिन वहाँ पे क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार विचारण करने के बाद दोष मुक्त कर दिया गया है या फिर दोष सिद्ध कर दिया गया है, दोनों में से कुछ भी किया गया हो, तब भी यहाँ पे क्या होगा, पुनः विचारण नहीं किया जाएगा। ये धारा 300 कहती है CRPC की। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दंडित करने के बारे में बात करते हैं, अगर दंडित किया गया था पहले तब फिर से दंडित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे अब पहला या इसमें आवश्यक शर्तें देख रहे थे, जिसमें पहला क्या है कि अगर कोई व्यक्ति था, ठीक है, तो उस व्यक्ति का अभियुक्त होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब अभियुक्त था तो उसकी जो कार्रवाई चली थी वो कैसी होनी चाहिए, न्यायिक प्रकृति की होनी चाहिए। यानी कि जो अभियोजन कार्रवाई चल रही थी वो किसी न्यायालय में या फिर न्यायिक अभिकरण के समक्ष हुई हो तो, और वह न्यायिक प्रकृति की हो, प्रशासनिक की नहीं बात करता, यहाँ सिर्फ न्यायिक की बात करता है। तभी यहाँ पे क्या होगा, इसका फायदा मिलेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे प्रोसीडिंग हुई होगी,
यानी प्रशासनिक कार्रवाई हुई होगी या डिपार्टमेंटल कार्रवाई हुई होगी, तो यहाँ पे ये लागू नहीं होगा, आपका 20(2) यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ किस पे लागू होता है, ये सिर्फ न्यायिक कार्रवाइयों पर ही लागू होता है। तीसरा इसमें आवश्यक तत्व क्या है कि अब जो अभियोजन है वो किसी विधि विहित अपराध के संबंध में होना चाहिए जिसके लिए दंड का प्रावधान हो। यानी कि अगर उसके बाद दंड का प्रावधान ही नहीं है तो क्या के लिए दंड। तो जो अभियोजन हुआ है वो किसी विधि विहित यानी विधि में कोई उसके लिए दंड भी निश्चित होना चाहिए, और उसका यहाँ पे प्रोसिक्यूट हुआ तभी यहाँ पे ये 20(2) का संरक्षण आपको मिलने वाला है। अगर ये सब तीनों चीज़ें नहीं है तो आपको यहाँ पे 20(3) का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा 20(2) का। तो जैसा कि अभी मैंने बताया डिपार्टमेंटल कार्रवाई पर लागू नहीं होती, तो उसी का एक केस है मकबूल हुसैन हसन का। अब मकबूल हसन क्या है, ये बम्बई राज्य 1953 का मामला था। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली बोला गया था कि इसमें जो 20(2) है विभागीय कार्रवाई पर लागू नहीं होता, ये जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होती है उस पर लागू ये नहीं होता है। अब इसके फैक्ट क्या थे, इसके फैक्ट ऑफ द केस देख लेते हैं। यहाँ पे तो आपको पता चला गया विभागीय कार्रवाई पर लागू नहीं होता, लेकिन कैसे नहीं होता है, यहाँ पे क्या चीज़ें इसमें बताई गई थी तो वो देखिए। अब एक व्यक्ति वो था, ठीक है ना, एक व्यक्ति था। अब उसने क्या किया कि विदेश से सोना लेके आ रहा था। भाई सोना लेके आ रहा हो तो अधिकारियों को बता दो ना, एक घोषणा कर दो कि हाँ हम ये सोना लेके आ रहे हैं, ये इतनी खरीदी है, इतने बिल है, सब कुछ है। लेकिन उसने बिना बताए सोना जो है वो चोरी करके भारत ला रहा था। अब जब भारत ला रहा था तो अधिकारियों को तो घोषणा किया नहीं था कि वो सोना लेके आ रहा है, तो कस्टम अधिकारियों ने उसको जब्त कर लिया। जब जब्त कर लिया तो उसके बाद में एक रेगुलेशन पारित होता है, यानी एक एक्ट पारित होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या होता है कि बिना अनुमति अगर कोई सोना लाता है तो उसको क्या किया जाएगा, अभियोजित और दंडित किया जाएगा। तो इस एक्ट के तहत ऐसा हुआ। अब इसको फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत दंडित करने के लिए यहाँ पे प्रोसिक्यूट किया जाने लगा। जब प्रोसिक्यूट किया जाने लगा तो यहाँ पे जो व्यक्ति था जिसने जो चोरी करके ला रहा था सोना को, उसने क्या बोल दिया कि अगर मुझे एक बार दंड दिया जा चुका है तो दोबारा दंड कैसे मिलेगा। एक बार दंड कैसे मिला उसको, उसका जो सोना था, जो गोल्ड लेके आ रहा था, उसका क्या कर लिया, जब्त कर लिया गया। अगर जब्त कर लिया गया तो एक प्रकार से उसके लिए दंड ही तो था, तो दोबारा दंडित करने की क्यों यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही। उसको 20(2) का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो यहाँ पे आपकी कार्रवाई हुई है ना सोना जब्ती की, वो कस्टम अधिकारियों ने किया है। और कस्टम अधिकारी है ना वो जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं है, न्यायिक कार्रवाई नहीं हुई है, वो विभागीय कार्रवाई है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है। और अगर आप न्यायिक कार्रवाई नहीं है तो आपको 20(2) का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। और यहाँ पे इसको क्या किया, प्रोसिक्यूट और दंडित भी किया गया, पनिश भी किया गया था। ये मकबूल हसन बम्बई राज्य का मामला था। अब एक चीज़ और, अब जैसे एक ही कार्य है, ठीक है, ये चीज़, अब एक ही कार्य से दो अलग अलग अपराध बनते हैं। मैंने ऊपर बताया था कि अगर अपराध क्या है, कार्य आपने एक किया है लेकिन अपराध उससे दो बन रहे हैं और दोनों के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, अलग अलग हैं, तत्व अलग अलग हैं, तो क्या है दूसरे के अपराध पर यह उपखंड लागू नहीं होगा। यानी कि अगर दूसरे अपराध के लिए यहाँ पे अगर प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, दंडित किया जाना है, तो उसके लिए 20(2) आपको लागू नहीं होगा, प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। कैसे, अब यहाँ पे केस देखिए, संगीताबेन बनाम गुजरात राज्य का 2012 का मामला था। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति था, इस एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा केस समझ लीजिए। अब ए नाम का व्यक्ति था, इसने क्या किया, 20 से लोन लिया। जब 20 से लोन लिया तो भाई लोन लिए हो तो चुकाना तो पड़ेगा, जीवन मिला है तो मरना तो पड़ेगा। तो इसी तरह यहाँ भी है, लोन लिए हो तो चुकाना तो पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या किया है, ये ने लोन चुकाने के बजाय यहाँ पे क्या कर दिया, इसको एक चेक जारी करता है कि आप अभी तो पैसे नहीं है, अभी चेक ले लीजिए, चेक के माध्यम से आप एक डेट रहती है, उस डेट के अंदर आप वहाँ पे बैंक में लगाना और आपको पैसे मिल जाएंगे। तो इसने क्या कर दिया, ठीक है, बी बोला कि ठीक है आप दे दो चेक, हम बाद में लगा लेंगे। अब जब इसने बी ने क्या किया, जब चेक लगाता है वहाँ पे बैंक में, तो वो क्या होता है, अनादरित हो जाता है। अनादरित मतलब डिसऑनर हो जाता है, पैसे नहीं थे उसके अकाउंट में, एक अकाउंट में।
जब ए के अकाउंट में पैसे नहीं थे तो इसने क्या कर दिया, बी ने, कि एक केस फाइल कर दिया 138 NIA यानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो बना हुआ है उसके 138 में यहाँ पे डिसऑनर का केस लगा दिया। जब केस लगा दिया तो उसके बाद एक 420 का भी केस लगाता है बाद में, 420 का, यही धोखाधड़ी का इसके साथ। तो ये दोनों के इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हैं। 138 किसके लिए, सिर्फ चेक के लिए था, और वो IPC की धारा जो 420 है वो किसके लिए है, वो धोखाधड़ी अलग के लिए है और अलग चलती है। तो दोनों के इंग्रेडिएंट्स अलग हैं, इसलिए क्या किया जा सकता है, 20(2) का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा दूसरे अपराध के लिए। ठीक है। और जो ये दोनों कार्य, जो दोनों केस चल रहे हैं, इन दोनों का क्या है, इंग्रेडिएंट्स तो अलग है लेकिन कार्य कैसा है, कार्य एक ही है, यानी एक ही कार्य के समव्यवहार में तो हुआ है ये पूरा। तो फिर भी यहाँ पे 20(2) का प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब दूसरा आता है भट्टार बनाम राज्य, 1957 का मामला था। अब इसमें एक व्यक्ति था, जैसे मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति था, उसने क्या, उसके पास क्या है, करेंसी नोट, हथियार, गोला बारूद आदि उसके पास से जब्त हुए, वो तस्करी कर रहा था। तो तस्करी के लिए यहाँ से दंडित तो कर दिया गया। बाद में उसको 120B के लिए, ठीक है ना, 120B किसके लिए है, आपराधिक षड्यंत्र। तो आपराधिक षड्यंत्र के लिए भी उसको बाद में क्या किया गया, प्रोसिक्यूट किया गया। तो इन दोनों की यहाँ पर भी क्या है कि दोनों के इंग्रेडिएंट्स अलग हैं लेकिन कार्य एक ही है। अब करेंसी नोट, हथियार, गोला बारूद तस्करी क्यों कर रहा था, कुछ षड्यंत्र कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे दंडित किया गया और यहाँ पे 20(2) का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, ये चीज़ यहाँ पे बता दिया गया। ठीक है। अब तीसरा आता है सूबा सिंह बनाम देविंदर कौर, 2011 का मामला। अब इसमें क्या होता है, 304 के लिए मृतक की मृत्यु के लिए दंडित किया गया, यानी कि जो अभियुक्त था उसको दंडित किस चीज़ के लिए गया, 304 में दंडित किया गया। और बाद में क्या कर दिया, पत्नी ने एक केस और फाइल किया प्रतिकर के लिए, उसको प्रतिकर दिलाया जाए। तो यहाँ पे प्रतिकर तो फाइल कर दिया, तो यहाँ पे जो मृतक की ओर से थे, ठीक है, यानी कि मृतक की पत्नी ने क्या किया, प्रतिकार के लिए फाइल किया। तो जो अभियुक्त था उसने प्रतिकार देने से मना कर दिया, उसने बोला कि मुझे एक बार दंड दिया जा चुका है तो इसलिए दोबारा इसी केस यहाँ पे मेंटेनेबल नहीं है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था कि जो आपको प्रतिकार के लिए दावा किया जा रहा है ना, वो कोई दंड नहीं है, जो नुकसानी के लिए यहाँ पे किया जा रहा है वो दंड नहीं है एक प्रकार से। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको 20(2) का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ये चीज़ इसमें सूबा सिंह वाले केस में बता दिया गया। अब तीसरे यहाँ पे आता है धारा 300, मैंने बताया था रिलेट करते हुए पढ़ना है, तो दोनों में अंतर क्या है वो भी तो देखना पड़ेगा। तो धारा 300 आप CRPC देखोगे तो इसमें क्या कहता है, एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का पुनः विचारण ना किया जाना, यानी कि चाहे आपको दोषमुक्त किया गया हो या दोष सिद्ध किया गया हो, लेकिन अगर आपका एक बार विचारण हो चुका है तो दोबारा विचारण नहीं होगा। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे विचारण पुनः विचारण किया जा सकता है, वो सेक्शन 300 पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा। लेकिन सामान्यतः क्या है, यहाँ पे आपको दोबारा विचारण नहीं किया जाएगा अगर आपको दोष से दोषमुक्त कर दिया गया। तब दोनों में अंतर क्या है, 20(2) और 300 में क्या डिफरेंस है, तो इन दोनों में डिफरेंस देखिए। अब यहाँ पे देखिए, अब आर्टिकल 20 क्लॉज 2, अब ये क्या कहता है कि जो यह आपका ये एक मूल अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है। जो 20(2) का प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है ये एक मूल अधिकार है, लेकिन जो 300 में है वो विधिक अधिकार है। फंडामेंटल राइट और ये स्टैट्यूटरी राइट यानी लीगल राइट। अब इसमें दोनों में अलग अलग मैगजीम चलती है। 20(2) में मैगजीम क्या है, नेवर डेविड बिस बैक्चरी। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति एक अपराध के लिए 2 बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। दूसरा कहता है ऑर्डर फॉइस कन्विक्ट, ऑर्डर फॉइस एक्विट, यानी कि अगर एक बार किसी व्यक्ति को दोषमुक्त या दोष सिद्ध कर दिया तो उसका पुनः विचारण नहीं किया जाएगा, ये सेक्शन 300 कहता है। अब आर्टिकल 20 क्लॉज 2 जो है उसको आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, यानी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। देखिए आर्टिकल 20 और 21 ये कभी सस्पेंड नहीं होते, चाहे इमरजेंसी लागू हो या कुछ भी हो। देखिए यही दूसरी अदर हैंड बात करें सेक्शन 300 की, तो उससे क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, ये सस्पेंड किया जा सकता है। अब यहाँ पे सस्पेंड की बात तो यहाँ पे की ही नहीं गई पूरी तरह से, ठीक है। तो संविधान की बात है तो यहाँ पे आर्टिकल 20 यहाँ पे सस्पेंड नहीं होता है। अब यहाँ पे आर्टिकल 20 क्लॉज 2 की बात करें तो इसमें इसके दोष सिद्धि की बात करता है, यानी दंडित किया गया होगा तभी उसी के बारे में बात करता है। अगर दोषमुक्त किया गया तो उसके बारे में बात नहीं करता। लेकिन सेक्शन 300 दोष मुक्ति और दोष सिद्धि दोनों के बारे में बात करता है।
तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया। तो ये कुछ डिफरेंस है। अब बात करें सेक्शन 300 की और आर्टिकल 20 क्लॉज 2 की, तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 है उसका दायरा छोटा है, लेकिन आज जो सेक्शन 300 है उसका दायरा काफ़ी बड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 है वो सिर्फ दोहरे दंड से संरक्षण की बात करता है और यहाँ पे सिर्फ दंडित करने के बारे में बात करता है। अगर आपको एक बार दंड दिया जा चुका है तब आपको पुनः दंड नहीं दिया जाएगा, ये बात करता है। लेकिन यहाँ पे इसका वाइडर स्कोप है, ये कहता है दोहरे विचारण से संरक्षण, यानी अगर आपको दोष मुक्त कर दिया गया हो या दोष सिद्ध कर दिया गया हो, दोनों में से कुछ भी हो, तो फिर यहाँ पे आपको पुनः विचारण नहीं किया जाएगा। तो वाइडर स्कोप किसका हुआ? सेक्शन 300 का हुआ। तो ये कुछ है एग्जाम्पल टाइप के। अब बात करें अनुच्छेद 20(3) की। 20(3) क्या कहता है कि आत्म अभिशंसन से संरक्षण। किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। सामान्य नियम क्या है कि जो अभियुक्त होता है वो सक्षम साक्षी नहीं होता है, कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये क्या है आपका धारा 315 सीआरपीसी वो क्या कहती है कि कॉम्पिटेंट विटनेस अगर अभियुक्त को बनना है तो उसको एक लिखित में आवेदन देना होगा, तभी वो कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है। अगर वो लिखित में आवेदन नहीं देता तो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं कहलाएगा। वही अगर हम बात करें एविडेंस एक्ट की धारा 118 की, तो वो बात करता है कौन जो व्यक्ति हैं वो गवाह बन सकते हैं, यही सक्षम साक्षी होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया 118 में कि हर व्यक्ति सक्षम साक्षी है जो प्रश्नों का उत्तर समझ सके और उसका उत्तर सही तरीके से दे सके, तो वो क्या कहलाता है? वो सक्षम साक्षी कहलाता है। 118 के तहत साक्ष्य कौन दे सकता है? अब 315 में तो समझ गए कि अभियुक्त जनरली देखा जाता है अभियुक्त सक्षम साक्षी नहीं होता है, लेकिन ये अगर अपने बचाव में, ठीक है, बचाव की बात कर रहा हूँ, अभियुक्त अगर अपने बचाव में कुछ साक्ष्य देना चाहता है तो वहाँ पे उसको लिखित में आवेदन देना होगा और वो अपने विरुद्ध यानी कि अपने फेवर में क्या कर सकता है? बचाव में साक्ष्य दे सकता है। लेकिन अनुच्छेद 20(3) क्या कहती है? उसको बाध्य नहीं किया जाएगा साक्षी बनने के लिए कि आप साक्षी बनो और अपने विरुद्ध ही साक्ष्य दो, सेल्फ इनक्रिमिनेट करो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 यहाँ पे मना कर देता है। अब बात करें 20(3) की, तो यहाँ पे संरक्षण इसका कब मिलता है? इसका संरक्षण तब मिलेगा, 3 कंडीशन है, जब किसी अपराध का अभियोग लगाया गया हो, यानी कि किसी व्यक्ति पे किसी अपराध का अभियोग लगा हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ की अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य की आवश्यकता हो, यानी कि अगर पुलिस वाले किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं तो उस पर कुछ अभियोग लगा होगा, अगर उसमें अभियोग लगा भी है तो उसमें पुलिस वालों को किसी साक्ष्य की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि अगर अभियुक्त है तो वो तो इनोसेंट है ना, जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता। तो साक्ष्य यहाँ पे सबूत लाने का भार किसके ऊपर? पुलिस वाले ढूंढते हैं, प्रोसिक्यूशन साबित करता है। तो साक्ष्य की जरूरत है तो पुलिस वाले ऐसा नहीं कर सकते, उस व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते कि आप अपने विरुद्ध साक्ष्य दो, ठीक है। तीसरी चीज़ की बाध्यता नहीं यहाँ रहेगी, ये आप किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। और इसी भी आप देखोगे कि पुलिस के सामने लिए गए बयान ना वो साबित नहीं किए जा सकते, बस कॉन्ट्राडिक्शन के लिए इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ केस लॉ की बात करते हैं। केस लॉ क्या कहता है? MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र 1954 का मामला था। इसमें क्या किया गया, जो विटनेस होते हैं, विटनेस की विशद व्याख्या यानी कि डिटेल्ड में व्याख्या की दी गई, डिटेल में व्याख्या क्या दी गई है इसमें कि गवाह में यानी जो विटनेस होते हैं उसमें सभी प्रकार के साक्ष्य सम्मिलित होते हैं, चाहे वह मौखिक रूप में हो, चाहे दस्तावेजी रूप में हो, चाहे अन्य तरीके से। अब अन्य तरीकों में क्या आ सकता है आपका? अन्य तरीकों में चाहे अंगूठे वाला हो, अंगूठे का निशान हो, चाहे आपके हस्ताक्षर हो, इस सभी प्रकार के साक्ष्य क्या कहलाते हैं? यहाँ पे साक्षी कहलाते हैं, साक्षी के रूप में यहाँ पे कहलाएंगे। तो साक्षी की विशद व्याख्या यहाँ पे दी गई, लेकिन इस केस में जो बात बोली गई थी उसी चीज़ को पलट दिया गया। किसमें? बॉम्बे राज्य बनाम काठी कालू आंगड़ 1961 का मामला। इसमें क्या बोला गया था कि अंगूठे का निशान जो होता है और हस्ताक्षर जो होता है उस पर संरक्षण नहीं है, आपको 20(3) का संरक्षण नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो निशान लिए जाते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, वो केवल तुलना के उद्देश्य से लिया जाता है, यानी कि उसको कंपैरिजन किया जाता है, कंपैरिजन करने के उद्देश्य से ही लिया जाता है।
क्यों अगर यह मान लीजिए व्यक्तिगत एक ज्ञान का अभिसाक्ष्य नहीं है भाई, तो उसमें जो अंगूठा है, निशान है, आपके हस्ताक्षर हैं, वो व्यक्तिगत एक ज्ञान तो है नहीं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसमें शामिल नहीं किया गया। उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को भी चुनौती दी गई थी इसमें, जिसमें कहा गया था कि खोज के परिणाम तो जब्त की गई चीज़ें 20(3) में वर्जित नहीं है। यानी कि अगर अभियुक्त से कोई ऐसी बात पता भी चल जाती है ना, और उस बात पता चलने के बाद जो रिजल्ट मिलना चाहिए, जैसे मान लीजिए अभियुक्त ने क्या किया, मर्डर किया, मर्डर करके चाकू छुपा दिया, चाकू यहाँ पे पुलिस वालों को मिल गया, यानी कि अभियुक्त ने बताया कि चाकू मैंने कहाँ छुपाया और पुलिस वालों को मिल गया, तो वो क्या है, वो साबित किया जा सकता है और ये 20(3) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि ये इसने बताया कि चाकू वहाँ पे रखा है और नहीं मिला है, तो पुलिस वाले इसको साबित नहीं करेंगे, कि ये नहीं कह सकते कि इसने बोला था वहाँ पे है, यानी कि इसने मर्डर किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक जब्ती नहीं होगी तब तक यहाँ पे ये 20(3) का उल्लंघन नहीं होगा। या अगर ठीक है, तो यहाँ पे 20(3) इस पर लागू नहीं है, वर्जित नहीं है, यहाँ पे 20(3) लागू हो सकती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी। नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी ने क्या बोल गया था कि अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए ना केवल न्यायालय में ही नहीं, कहाँ पर, बल्कि पुलिस वालों के सामने भी संरक्षण प्राप्त है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य, इसमें पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग, नारकोटिक्स, इन सभी चीज़ों का यहाँ पे बोला गया कि ये सारी चीज़ें नहीं की जा सकती। यानी 3 जजों की सर्वसम्मति से ये निर्णय पारित किया गया था कि अगर किसी व्यक्ति को नारकोटिक्स जांच करनी है, पॉलीग्राफ करनी है, ठीक है, ब्रेन मैपिंग करनी है, तो इन सभी को यहाँ पे ये नहीं कर सकते, 20(3) का ये उल्लंघन है। लेकिन ये भी साथ ही साथ ये भी बोला गया था कि अगर अभियुक्त स्वेच्छा से ये करवाना चाहे तो करवा सकता है, लेकिन उसको कंपेल नहीं किया जाएगा, यहाँ पे विवश नहीं किया जाएगा। अगर विवश किया जाता है तो 20(3) का उल्लंघन माना जाएगा। नेक्स्ट आता है रितेश सिन्हा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2019 का मामला था, जिसमें कहा गया कि अभियुक्त का अगर आवाज़ का नमूना लिया जाता है ना, मजिस्ट्रेट आदेश देता है कि अभियुक्त की आवाज़ का नमूना लेना है, तो 20(3) का उल्लंघन नहीं है, ठीक है, 20(3) का उल्लंघन ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा। तो ये चीज़ रहा आपका पूरा 3 डॉक्यूमेंट्स मिले आपको, कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण और अभिशंसन से संरक्षण। अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 21, जो डिटेल में है, इसमें बहुत सारे केस लॉ है, पूरे केस लॉ के डिटेल में लेके आऊँगा, इसमें आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, ठीक है, जुड़े रहिए और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल लेक्चर।